अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। पाकिस्तान में क्लाउड बर्स्ट और तूफानी बारिशों के साथ इंडिया के पानी छोड़ने से तीन बड़े दरियाओं सतलुज, चिनाब और रावी के मुंह जोर सैलाबी रेलों ने पंजाब में तबाही मचा रखी है। पंजाब के सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, जिससे न सिर्फ कीमती जानों का ज़िया हुआ बल्कि लाखों अफराद बेघर और हजारों मवेशी हलाक और लाखों एकड़ रकबे पर फसलें तबाह हो चुकी हैं। दरिया चिनाब के बलाई इलाकों में शदीद बारिशों, डैमों से पानी के अखराज के बायस मराला से खानकी तक सैलाबी रैला जो है वो जारी है। इस वक्त NDMA ने तमाम मकामी और जिली इंतजामिया को फौरी हिफाजती और इमदादी इक़दाम करने की हिदायत जारी की है, जबकि नशेबी और दरिया किनारे रहने वाले अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का बता दिया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का नवा स्पेल अगले 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है मजीद, जिसमें मुल्क के बालाई इलाकों में मजीद बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। NDMA के मुताबिक नारोवाल, सियालकोट, गुजरावाला, गुजरात, लाहौर में पिछले 24 घंटों के दौरान शदीद बारिशें हुई और इस स्पेल के ज़ेरे असर 6 सितंबर से मुल्क के जनूबी इलाकों बशमूल जनूबी पंजाब और जनूबी सिंध में बारिशों का इम्कान है। इस स्पेल में मुल्क के साहिली इलाके बशमूल बदीन, सजावल और थरपारकर में शदीद बारिशों का इम्कान है। मुल्क में गैर मामूली बारिशों और दरियाओं में पानी की आमद के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। NDMA के मुताबिक 4 से 5 सितंबर के दौरान पंजनत के मुकाम पर रावी, चिनाब, सतलुज के सैलाबी रेले जमा होंगे। तीनों दरियाओं से आने वाले सैलाबी रेलों की आमद के बायस पंजनत के मुकाम पर शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। मुल्तान, खानेवाल, सियालकोट और सक्खर में क्या सूरत हाल है जानने के लिए हमने रब्ता किया। मुल्तान में मौजूद उसके करस्पॉन्डेंट तासुर सुबहानी और सियालकोट में मौजूद इमरान सादुक से। जी तासुर, इस वक्त मुल्तान की एग्जैक्ट एज वी स्पीक क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि मुल्तान में जो सैलाब की शिद्दत है वो पिछले 3 दिन से बरकरार थी और आज चौथा दिन है और इस अरूज पर पहुंच चुकी है। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो सुबह से 5 लाख क्यूसेक का रेला जो है वो मुल्तान के मज़ाफ़ात से गुजर रहा था। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह पुल पर शदीद दबाव है पानी का, जिसके पेश नज़र मैं आपको बताऊं कि एक ज़मींदारा बंद भी टूटा है शेरशाह के पास, जिसके बायस जो है वो मुतअद्दिद बस्तियां में भी पानी दाखिल हो गया और पानी इस वक्त जो है वो नेशनल हाईवे जो कि मुल्तान को दीगर सूबों से मिलाती है उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। और इंतज़ामिया की तमाम तर कोशिशें इस नज़र उस पर है कि शहर को जो है वो बचाया जा सके। अगर मैं आपको बताऊं तो मुल्तान का पहला बंद जो है वो बंद बोसन झोंक वैंस से ये पानी इंटर होता है और उसके बाद जो है वो आगे की बस्तियों से होता हुआ हर तरफ जो है वो तबाही मचाता हुआ तकरीबन 100 किलोमीटर का वाया है दरिया चिनाब का मुल्तान में, जहाँ पर जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाही मचाते हुए हेड अकबर के पास आया। इसी तरह से शहर का बंद है हेड गरे वाला, वहाँ पर भी पानी इस वक्त जो है वो तकरीबन 8 से 10 फुट तक पहुँच चुका है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि हेड मोहम्मद वाला पर ब्रीचिंग पॉइंट बनाया गया है कि अगर मज़ीद पानी की शिद्दत में इजाफा होता है तो यहाँ से रोड को तोड़ दिया जाएगा, जिससे जो है वो मुल्तान का मुजफ्फरगढ़, लिया और तोंसा से ज़मीनी रास्ता इस रोड से जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से मैं आपको बताऊँ कि फिर पानी आगे होता हुआ मोहम्मदपुर, गोटा बस्तियाँ और दीगर जलालाबाद से होता हुआ इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ, पानी जो है वो शेरशाह बंद जो कि आखिरी बंद तस्वर किया जाता है उसके करीब भी पहुँच चुका है और यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा तबाही फैला रहा है। मुतअद्दिद बस्तियाँ जो शेरशाह और उसके अतराफ़ में मौजूद हैं वहाँ पर पानी जो है वो दाखिल हो चुका है। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ज़्यादातर सब्ज़ियाँ काश्त की जाती हैं क्योंकि ये शहर के करीब एरिया है, तो सब्ज़ियाँ काश्त की जाती हैं और शहर में भेजी जाती हैं, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। जबकि आम जो कि मुल्तान की पहचान समझे जाते हैं, आमों के दरख्त जो हैं, बागात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर पानी की लपेट में हैं। माहिरीन का ये कहना है कि अगर ज़्यादा देर तक ये पानी ठहरता है तो आम को जो दरख्त हैं उनको सूखने का भी खदशा है। और इस वक्त तक अगले 8 से 10 घंटे जो है वो आज की रात अहम बताई जा रही है कि अगर आज ये पानी यहाँ से गुजर जाता है तो मुल्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया सुबहानी, हमारे कोरेस्पॉन्डेंट थे मुल्तान से, सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। इस वक्त आपको लिए चलते हैं सियालकोट, जहां पर इमरान सादिक हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, सियालकोट को उन डिस्ट्रिक्ट्स में शामिल है, काफी मुतासिर हुआ सैलाब से, इस वक्त क्या सिचुएशन है सियालकोट में? जी बिल्कुल, मकबूजा जम्मू और कश्मीर से 3 दरिया जो पाकिस्तानी इलाके में आते हैं, उसके साथ जो नाला एक है, नाला डेक है और नाला पलखू है, ये मकबूजा जम्मू कश्मीर से आते हैं।
गुज़िश्ता रोज़ जो है इसमें तलातुम मचा हुआ था और दरिया जो है बिखरे हुए थे और उसके बाद गुज़िश्ता शब से जो है इसमें कमी वाक़या हुई है। अब जो पानी का बहाव है हडमराला के मकाम पर दरिया चिनाब में, तो वो 1,92,000 क्यूसिक बताया जा रहा है। इसके साथ दरिया मनावर तवी है, दरिया जम्मू तवी है, उसमें दरमियाने दर्जे का सैलाब है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ नाला एक पर, जहाँ ऊंचे दर्जे का सैलाब है। लेकिन अभी ये जब पानी का बहाव 20,000 क्यूसिक से ज़ायद होता है तो वही पानी जो है शहर की गलियों में, मोहल्लों में, बाजारों में आ जाता है, जिसकी वजह से शहरी जिंदगी जो है ना मफलूज होकर रह जाती है। अगर बात की जाए रेस्क्यू की, तो डिप्टी कमिश्नर सियालकोट के हुक्म पर जो है रेस्क्यू वाले जो है वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जो शहरी हैं उन्हें महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है और साथ जो रिलीफ कैंप बनाए गए हैं वहाँ खाना भी तकसीम किया जा रहा है और उन्हें अद्वियात भी मुहैया की जा रही हैं। और आज खुद डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर अली ने जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं वहाँ में खुसूसन कम्मा वाले एरिया का दौरा किया, जहाँ वो शहरियों से मुलाकात उन्होंने की है। शहरियों ने उनको अपने मसाइल बताए हैं, शिकायत बताई हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हम अपने शहरियों के साथ हैं और इन्हें जो भी सहूलत होगी, खाने की हो, इन्हें रिहाइश की हो या महफूज मकामात पर पहुँचाने की, हम मुहैया करेंगे। अगर फ़ज़ाई ऑपरेशन की बात की जाए तो 4 रोज़ फ़ज़ाई ऑपरेशन जो है सियालकोट का बंद रहा और अब जो है फ़ज़ाई ऑपरेशन जो है बहाल है। तमाम फ़्लाइट्स जो हैं वो जा रही हैं। हमने पुलिस वालों को भी देखा कि पुलिस वालों की भी कारकर्दगी जो है बड़ी बेहतर रही। ऐसे लोग जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे थे उनकी फ़्लाइट्स थी, लेकिन रास्ते में वो पानी की वजह से जो ना जा सके, वहाँ उन्हें जो पुलिस वालों ने महफूज मकामात पर पहुँचाया। अगर बात की जाए शहरी एरिया की, तो यहाँ शहरी एरिया जितने भी वहाँ पानी नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई तो 130 मिलीमीटर, उसके बाद बारिश जो है वो गुज़िश्ता रात से बंद है। नाज़रीन, सियालकोट की सूरत हाल आपने सुनी। सजाद अकबर शाह जो है वो इस वक्त खानेवाल में मौजूद हैं। सजाद, खानेवाल की जो सिचुएशन है बताइए, क्या हो रहा है वहां पर? जी बिल्कुल आदिल शाहजेब, जिस तरह पंजाब के दीगर दरियाई इलाकों में सैलाब आया है, खानेवाल की हालत भी कोई उनसे मुख्तलिफ नहीं। जिला खानेवाल के अंदर 2 दरिया, दरियाए रावी और दरियाए चनाब बहता है। जो दरियाए रावी है ये साहिवाल से तुलंबा, मियाँ चन्नू और अब्दुल हकीम के मकाम पर आता है और इस मरतबा 38 सालों के बाद दरियाए रावी के अंदर इस कदर सैलाब था कि उसकी वजह से जो है मुख्तलिफ मकामात से ब्रिज करने पड़े। दरिया रावी में जो उसकी कैपेसिटी है हेड सिंधराई अब्दुल हकीम के मकाम पर वो 1,80,000 क्यूसिक है और इस मरतबा जो है जब 2 लाख क्यूसिक पानी आया तो जिलाई इंतजामिया ने माइसपुरा के मकाम पर जो है ब्रिज किया। ब्रिज करके पानी को जो है मुख्तलिफ इलाकों में फैलाया, लेकिन पानी की जो उम्मीदें थी कि पानी ज्यादा मिकदार में निकल के उन इलाकों में जाएगा, उस तरह नहीं जा सका, जिसकी वजह से हेड को खासा खतरा लाक हुआ और वहां से 2 लाख क्यूसिक पानी गुजरता रहा है। और ये पानी जाके 0 पॉइंट पे दरियाए चनाब के साथ मिला है, क्योंकि दरियाए चनाब जो है वो झंग से शोरकोट के रास्ते 0 पॉइंट फाजल शाह पे आता है और ये दोनों दरिया जब मिले तो यहाँ पे इस सैलाब में 8 लाख क्यूसिक पानी जो है वो यहाँ से मुजफ्फरगढ़ की तरफ रवां दवा रहा है। तबाहकारियों के हवाले से बताता चलूं कि इस बार जो है तबाहकारियां इन इलाकों में इसलिए ज्यादा आई हैं कि तवक्कुआत से ज्यादा पानी था, क्योंकि दरियाए रावी का जो पानी था वो जब हेड से निकला तो वो ओवरफ्लो हुआ और ओवरफ्लो होने की वजह से अनहार के उस सिस्टम में दाखिल हो गया था जहां से मुख्तलिफ नहरों को पानी जाता है और वो पानी जाके उसने दरिया के दूर दराज इलाकों में उस नहरों में शगाफ हुआ और लोगों के वहां पे मकानात जो है डिस्टर्ब हुए हैं। दरिया रावी ने इस मरतबा ज्यादा जो है नुकसान किया है हमारे जिला खानेवाल के अंदर। अगर मैं बताऊं कि जिला खानेवाल की तकरीबन 36 बस्तियां जो हैं वो दरिया रावी की वजह से जेरे आब आई हैं, जिसमें सैकड़ों एकड़ जो है फसलें बुरी तरह तबाह हुई हैं और लोगों को खासी मुश्किलात का सामना था। तबाहकारियों के अंदर दरिया चनाब के भी जो है वो 48 मवाजियात जेरे आब आए हैं और वहां पे जो खड़ी फसलें थी वो बुरी तरह तबाह हुई हैं। लोगों की जानवर जो है वो काफी हद
तक वहां से डिस्टर्ब हुए हैं और उनकी बड़ी हलाकतें सामने आई हैं। इन तमाम जानवरों और फसलों को जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई जारी रही है। और नाज़रीन, पंजाब से चलते हैं बकर की तरफ। डॉन न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट उबैदुल्ला शेख हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब, क्या सिचुएशन है सखर में इस वक्त, और पानी जो है सैलाबी सूरत हाल क्या आपको पोर्ट्रे कर रही है? जी, दरिया सिंध में जो है तीनों बैराजों पर सखर, गुड्डू और कोटड़ी बैराज पर जो है निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और जो है पानी की सतह में जो है सखर बैराज पर जो है वो मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो है सखर बैराज पर जो है तकरीबन 25,000 क्यूसिक से जायद इजाफा हो गया है और इस वक्त जो है सखर बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। बड़े सैलाबी रेले की बात करें तो पंजाब से आने वाला बड़ा सैलाबी रेला जो था उससे जो है दरिया इसमें इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाब का जो खतरा जाहिर किया जा रहा था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि महकमा आपाशी का कहना है कि दरिया सिंध में जो आने वाला बड़ा सैलाबी रेला था वो पंजाब में जो है मुख्तलिफ बंद टूटने की वजह से अपना जोर तोड़ चुका है और पंजनत के मुकाम पर जो है इस वक्त सैलाबी रेला बह रहा है। और ये जो सैलाबी रेला है ये 6 से 7 सितंबर के दौरान सिंध में दाखिल होना था, मगर अब उसके दाखिल होने में भी ताखीर हो रही है और तकरीबन 8 सितंबर को जो है दरिया सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर दाखिल होगा और उसके बाद जो है दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल डिक्लेयर कर दी जाएगी। ताम इंतहा ऊंचे दर्जे के हवाले से जो खदशा जाहिर किया जा रहा था वो नहीं होगा और ये जो नीचे ऊंचे दर्जे का जो सैलाबी रेला है ये सिर्फ कच्चे के इलाकों को मुतासर करेगा, जबकि इससे शहरी इलाके जो है वो जो है महफूज रहेंगे। जबकि हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से ये उनका कहना है कि किसी भी बड़े सैलाबी रेले से निपटने के लिए उनकी जानिब से जो है तमाम इंतजामात मुकम्मल है। इस वक्त जो है जो सैलाबी पानी है वो सखर, गुड्डू और कोटड़ी बैराजों के कच्चे के इलाके में दाखिल हो चुका है और मुतअद्दिद जिहाद ज़ेवर आब आ गए। वहाँ पर लोग जो तादाद में फंस कर रह गए। हुकूमत, इंतजामिया, सखर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, पाकिस्तान फौज और पाकिस्तान नेवी की जानिब से जो है उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और इस वक्त तक जो है सखर डिवीज़न में 33,000 से जायद अफराद को जो है कच्चे से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। इस हवाले से जो है हमारी सखर के डिवीजनल कमिश्नर आबिद सलीम कुरैशी से बात हुई है। उनका कहना है कि सखर डिवीज़न में जो है सैलाब मुतासरीन के लिए जो तकरीबन 155 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जहाँ पर जो है इन मुतासरीन को लाकर जो है वहाँ पर रखा जा रहा है। उनके लिए वहाँ पर खाने पीने और इलाज वगैरह की सहूलत भी जो है वहाँ पर रखी जा रही है। जबकि मैं ये भी बताता चलूँ कि लाइव स्टॉक के हवाले से भी जो है कमिश्नर सखर का ये कहना है कि तकरीबन इस वक्त तक 2.5 लाख से ज्यादा मवेशियों को भी जो है सैलाब मुतासरा इलाकों से निकाल कर जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। जी नाज़रीन, मुल्क भर से खुसूसन पंजाब और सिंध से डॉन न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट्स की रिपोर्ट्स आपने सुनी। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। 4 साल पहले 2021 में अगस्त के महीने के वस्त में अफगानिस्तान अमरीकी समेत गैर मुल्की अफवाज के इनखला के दौरान तालिबान ने दूसरी मरतबा काबुल पर कब्जा किया, इक़्तिदार संभाला। इस अरसे में तालिबान को मुतअद्दिद सिफारती कामयाबियाँ भी मिली, लेकिन रशिया अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने वाला वाहिद मुल्क है। लेकिन मुल्क में सख्त इस्लामी शरई कवानीन के नफाज के बावजूद उनकी इक़्तिदार पर गिरफ्त मजबूत हुई। इस दौरान अफगान हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना भी करना पड़ा। अफगान तालिबान पर की जाने वाली तनकीद की बड़ी वजूहात में से एक जो है कि उन्होंने ख़वातीन और लड़कियों की, बच्चियों की तालीम पर पाबंदी लगा रखी है। UN की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान हुकूमत के इस फैसले से 40 लाख ख़वातीन मुतासिर हुई हैं। इसी तरह ख़वातीन को काम करने से भी रोका जाता है और उनके बुनियादी हुकूक की भी जगह जगह नफ़ी की जाती है। 2021 से लेकर अब तक मुल्क में 12 बरस से ज़्यादा जो उम्र की लड़कियां हैं उनकी तालीम हासिल करने और ख़वातीन की मुलाजमत करने पर पाबंदी है। इसके अलावा ख़वातीन के अकेले किसी मर्द के बगैर ज़्यादा दूर तक सफ़र करने पर भी पाबंदी है। इसके साथ साथ सियासी शमूलियत की कमी, लोगों को दी जाने वाली मारवाए अदालत सज़ाओं बशमूल सज़ाए मौत, जबरी गुमशुदगी और नाजायज़ तौर पर लोगों को हिरासत में रखे जाने पर भी तालिबान हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त भी अफगानिस्तान में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की शदीद कमी है। इतवार और पीर की दरमियानी शब आने वाले 6.0 ज़लज़ले की शिद्दत से शदीद नुकसान पहुंचा। इब्तदाई तौर पर ज़लज़ले के नतीजे में मरने वालों की तादाद जो है वो 800 बताई गई थी, लेकिन अब ये तादाद बढ़कर तकरीबन 1500 हो चुकी है। इस अरसे के दौरान अफ़गानिस्तान के जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं उनमें सरमहरी में इजाफा हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी, बदएतमादी और सिक्योरिटी खदशात की फ़िज़ा हावी रही। ख़ास तौर पर फितना और ख़वारिज की अफ़गानिस्तान में मौजूदगी, अफ़गान सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करना,
जो है एक बड़ी वजूहात थी, लेकिन इस सब सूरत हाल के बावजूद अफगान रेफ्यूजीज को पाकिस्तान ने पनाह दी। 2 साल पहले पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान मुहाजिरीन की वापसी का अमल जो है वो जारी करने का फैसला हुआ और इन गैर कानूनी पनाहगज़ीनों की वापसी के लिए 30 जून 2025 की डेडलाइन मुकर्रर की गई, लेकिन फिर 31 अगस्त कर दिया गया था। वजारत दाखिला के मुताबिक सितंबर 2023 से अब तक तकरीबन 10 लाख अफगान मुहाजिरीन अपने वतन वापस लौट चुके हैं, जिनमें से 6 लाख से ज़्यादा सिर्फ तोरखम बॉर्डर के रास्ते वापस आए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ यह है कि तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से दहशतगर्दाना हमलों में इजाफा हुआ और दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाहें मौजूद हैं। इसी तनाजुर में रवां साल पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म जो हैं इसाक डार, उन्होंने अफगानिस्तान का दौरा किया और मुज़ाकरात भी वहाँ पर हुए। दोनों जानिब से राब्ते जो हैं वो बरकरार रखने और मसाइल को सिफारती अंदाज में हल करने पर इत्तेफाक हुआ। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल तो हमने आपको बताई, और जब अफगानिस्तान में आपको याद होगा तालिबान ने इक़्तिदार संभाला तो हम अफगानिस्तान गए बज़रिए तोरखम, पहले जलालाबाद पहुंचे और फिर माही पर के पहाड़ों से होते हुए काबुल तक आपको लेके गए और लाइव विद आदिल शाहज़ेब के प्लेटफॉर्म से आपको लम्हा बलम्हा में आगाह किया उस वक्त वहाँ की क्या सूरत हाल थी। थोड़ा सा जलालाबाद से हाजिर खिदमत हूँ। जलालाबाद जो है वो नंगरहार का कैपिटल है। तोरखम से यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 2-1 घंटे आपको लग जाते हैं। इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इसे पुख्तूनिस्तान चौक कहते हैं, और यहाँ से थोड़ा सा अगर हम पैन करें तो बिल्कुल मेरे लेफ़्ट पे गवर्नर हाउस है, जिसमें इस वक्त तालिबान के गवर्नर तैनात हैं। जब हम तोरखम से यहाँ तक पहुँचे तो दरमियान में सिर्फ 5 चेक पोस्टें थी और तालिबान का एक बंदा जो था उन चेक पोस्ट पर खड़ा था। इकबाल साहब जो हैं ये हेबती ज़वाक जो इनका स्क्वाड है तालिबान का, उनसे इनका ताल्लुक़ है, तो इनसे मैंने दरख्वास्त की कि ज़रा हमसे बात करें। दर लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि अफ़गान कौमी परचम को बिल्कुल लहराएं, आपका जो भी आपकी वो जायज़ डिमांड्स होंगी वो पूरी होंगी। अब ये बसें सामने खड़ी हुई हैं, ये सामने हामिद करज़ई इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो है। केओस है, आपने खुद एरियल फायरिंग की और उसकी आवाज़ सुन ली, लेकिन उसकी बड़ी वजह नाज़रीन ये है कि अफ़गानिस्तान में एक बात ये फैल चुकी है कि आप सिर्फ एयरपोर्ट पहुंच जाएं, बगैर वीज़े के बगैर पासपोर्ट के आपको जहाज़ पे बिठा के ले लिया जाएगा। अब कुछ लोग हैं जिन्हें तालिबान के आने के बाद जो सेंस ऑफ फेयर उनको है, खौफ है, जो सरकारी इदारों के लिए काम कर चुके हैं, उनकी बड़ी तादाद निकल चुकी है यहाँ से, वो जा चुके हैं और उनका खौफ शायद जायज़ भी है। यह बार बार जो है हमसे थोड़ा सा वो दूर है, लेकिन आप देख रहे हैं कि सिचुएशन यहाँ पे ये है कि इतना रश बन जाता है कि एरियल फायरिंग जो है वो इनको करनी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली एयरपोर्ट पे 5 घंटे मैंने गुजारे और उन्हीं लोगों के साथ जो इस वक्त अंदर शदीद जख्मी हालत में पड़े हुए हैं या इस दारे फानी से वो कूच कर चुके हैं। खबर ये है कि 13 के करीब लोग जो हैं वो इस हादसे में अब तक जान हो चुके हैं, लेकिन मेरे सामने तकरीबन 20 से 25 जो कैजुअल्टीज हैं, शदीद जख्मी लोग हैं। एम्बुलेंसेज अभी तक आ रही हैं, लोगों को लाया जा रहा है। ये मेन हॉस्पिटल है और यहाँ पर है, और ये ज्यादातर वो लोग थे जो कि अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए बाहर जाना चाहते थे। कुछ शायद इनमें ऐसे लोग भी होंगे जो हुकूमत रिजीम चेंज के बाद तालिबान आए उनकी वजह से जाना चाह रहे होंगे, लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन हम कहते रहे कि जी वो काफ़ी बेहतर हो गई और थी भी, लेकिन इस तरह के ब्लास्ट जो है वो अगर दोबारा से काबुल में अफगानिस्तान में आए तो जाहिर बात है फिर गैर यकीनी की एक जो सियासी सूरत हाल है वैसे ही है। हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो पीछे एरियल फायरिंग, हवाई फायरिंग तो बिल्कुल मामूल की बात लग रही थी वहाँ पे एयरपोर्ट पे, और वहाँ पे ऑल्दो मेरे पास बाकायदा इजाज़तनामा था जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का, जो कि तालिबान के मरकजी तर्जुमान है, लेकिन उसके बावजूद जो है हमें रोका गया। फिल्मिंग भी हम जितना कर सकते थे वो हम आपके सामने जो सूरत हाल है वो करें। ये नाज़रीन खुद जख्मी भी हुए हैं और ये अभी इस वक्त पश्तो में ये कह रहे थे कि हमारे 3
लोग जो हैं वो अभी लापता हैं। हमारी फैमिली के 2 या 3 जो हैं अंदर हॉस्पिटल में हैं। इनकी आंखों में दर्द है और कपड़े जो हैं वो खून आलूद है, लेकिन इनकी बातों से भी झलक रहा है कि कितना इनको दर्द है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी पर मामूर तालिबान थे, उन्होंने हमें इसलिए रोका कि उन्होंने कहा यहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है कि आपको कोई खतरा ना हो, तो बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से जो है वो चले जाएं। सिचुएशन जो बतानी थी वो आप बता दें। ये जो लोकल गवर्नेंस का दफ्तर है काबुल का, ये है, और ये सामने आपको इसके ऊपर तालिबान की सिक्योरिटी नज़र आ रही है। सामने आपको गाजी अमानुल्लाह खान की पोर्ट्रेट जो है वो नज़र आ रही है। ये नाज़रीन, काबुल में दाखिल होने से पहले माही पर इस जगह को कहते हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल चारों तरफ ये संगलाख चट्टानें हैं। 2-3 छोटी छोटी दुकानें हैं, ये एक मस्जिद है, और ये पहाड़ जो आपको नज़र आ रहे हैं, इससे पीछे जो है पुल चरखी है, और फिर उसके बाद काबुल में हम एंटर होने वाले हैं। और इसे भी इस लिहाज से तारीख़ी कहा जाता है कि जो भी फोर्सेस जलालाबाद के रास्ते काबुल में एंटर होती हैं, तो वो यही रास्ता ज़्यादातर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, आपने देखा लाइव विद आदिल शाहज़ेब का एक सफ़र, एक यादगार सफ़र, जो कि हमने अफ़गानिस्तान तकरीबन 1 हफ़्ता पाकिस्तान का वाहिद शो था लाइव विद आदिल शाहज़ेब, जो कि हमने वहाँ से 1-1 घंटा लाइव किया, और उसमें लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस भी आई। अफ़गान तालिबान ने अरेस्ट भी किया, और काबुल एयरपोर्ट पर जो ब्लास्ट हुआ वो तकरीबन चंद मिनटों की बात थी, और हमारी टीम वहाँ से निकली और पीछे ब्लास्ट हुआ। लेकिन पेशेवराना जिम्मेदारियों में ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको मज़ीद इंटरेस्टिंग एक सेगमेंट आने वाला है। SCO की बात करेंगे, और SCO की बात हम क्यों कर रहे हैं वो भी आपको समझ आ रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा चीन, जहां उन्होंने SCO तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत की, कामयाब रहा। इस दौरे के दौरान उनकी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात खास अहमियत की हामिल रही, जिसने पाकिस्तान और रशिया के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत दी। मुलाकात में पाकिस्तान की अस्करी और माशी क़यादत की मौजूदगी, जैसे कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, इस बात की अलामत थी कि पाक रूस ताल्लुकात अब सिर्फ सिफारती सतह पर महदूद नहीं रहे, बल्कि इनमें दिफाई, माशी तवानाई और स्ट्रेटिजिक जो मामलात हैं उसमें भी हमआंगी बढ़ रही है। व्लादिमीर पुतिन ने इस मौके पर पाकिस्तान को मॉस्को में होने वाले आइंदा SCO सरबराही इजलास में शिरकत की दावत भी दी, जिसका प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने शुक्रिया भी अदा किया। ये दावत दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद और बाहमी एहतराम की फ़िज़ा को उजागर करती है। इससे पहले दोनों ममालिक के सरबराहान के दरमियान मुतादिद मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन 2022 में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के रूस के दौरे के बाद पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में एक नया और अहम मोड़ आया। अगरचे ये दौरा जो है वो एक नाजुक वक्त पर हुआ। उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ जिस वक्त PTI के बानी वज़ीर-ए-आज़म थे। यूक्रेन पर रशिया ने जब हमला हुआ, उस दिन का आगाज़ उस वक्त रूस का दौरा हो रहा था, और इस तारीख़ी पस मंज़र में एक बड़ी पेशरफ्त के तौर पर उसको देखा गया। ये किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का 2 दहाइयों बाद रूस का पहला बाज़ाब्ता दौरा था। इस दौरे ने आलमी सतह पर काफ़ी तवज्जो हासिल की, लेकिन इस दौरे के बाद पाकिस्तान को एक पेचीदा सिफारती सूरत हाल का भी सामना करना पड़ा। उस वक्त की हुकूमत ने इस दौरे को तवानाई, तिजारत और दोतरफा ताउन के तनाजुर में पेश किया और वाज़ेह किया कि उसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान के माशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ था, ना कि किसी एक आलमी ताकत की हिमायत। रूस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में इस दौरे के बाद एक नई गर्मजोशी ज़रूर पैदा हुई, लेकिन थोड़ा सा मामला जो है वो गड़बड़ भी हुआ। और उस वक्त चूँकि इस दौरे को हमने लाइव विद आदिल शाहज़ेब के लिए कवर किया लम्हा बलम्हा मॉस्को में, जब मॉस्को में हुआ उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जब उन्होंने अराइव किया तो हम वहाँ पर मौजूद थे। रेड स्क्वायर से हमने उसकी कवरेज की। फिर जब उनकी व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हो रही थी और उससे चंद घंटे पहले रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था, एक ग्लोबल हेडलाइन बन गई थी। हम भी बतौर सहाफ़ी एक
बड़ी पेचीदा सूरत हाल से गुजर रहे थे और तकरीबन वॉर जोन डिक्लेयर हो गया था रशिया। उसके बाद जो प्रोग्राम्स हमने वहाँ से लाइव किए -16 डिग्री सेंटीग्रेड में, ग्लव्स पहने हुए हैं, कैमरा जो है स्टैंड वो बार बार गिर रहा था, लेकिन हमने लाइव कवरेज वहाँ से हम आपके लिए लेके आए। ना सिर्फ मॉस्को बल्कि मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग तक का सफ़र और वहाँ के तारीख़ी मकामात। क्या हमने देखा पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात पर आपको दिखाते हैं। रशिया के खूबसूरत कैपिटल मॉस्को से क्रेमलिन के बिल्कुल बाहर से लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। बड़ी तेज डेवलपमेंट्स हो रही हैं मॉस्को में। कल प्रेसिडेंट पुतिन ने जो एक फायरी स्पीच यहाँ के मीडिया उसे बता रहा है वो की, और जो यूक्रेन की 2 बागी रियासतें हैं डोनेट्स्क और लुहांस्क, उसको उन्होंने तस्लीम करने का ऐलान भी किया। और यहाँ पर बात ये हो रही है कि शायद मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो भी मूव होना शुरू हो जाएगा वहाँ की तरफ। यहाँ मॉस्को में सर्दी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल इस वक्त भी खड़ा होना जो है वो मुश्किल है। क्रिमिनल के बाहर ये आप देख सकते हैं, हर तरफ आपको स्नो नजर आ रही है। लेकिन एक बात जो यहाँ पे भी हम महसूस कर रहे हैं, जो भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आए हैं, कि पाकिस्तान में अदम एतमाद की बातें हो रही हैं और वहाँ की तपिश जो है वो यहाँ भी हम अपनी कवरेज में ऐसे महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान यहाँ आके क्या स्टांस लेगा और इस वक्त हमारी ऑफिशियल पोजीशन यूक्रेन पे क्या है, खुसूसन जब उन्होंने हमसे मदद भी मांगी है कि आप इस पर बात कर लें रशियन ऑफिशियल्स से। Adil, to be very honest, given कि कल वजीर आजम साहब वहाँ पहुंचेंगे, ये मुनासिब नहीं है कि मैं यहाँ ये बात करूं। इस वक्त मॉस्को के क्या हालात हैं, वहाँ क्या सेंटिमेंट है, वो कल वहाँ आके ऑब्वियसली बात होगी। और दूसरा उनकी क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन से एक मुलाकात होगी, उस समिट में ये सारी डिस्कशन होगी और ये तमाम चीजें आपके सामने आ जाएंगी। आई डोंट थिंक इट विल बी राइट कि इस वक्त कोई ऐसी यहाँ बात की जाए। जो ओवरऑल पाकिस्तान की ग्लोबली पोजीशन है वो आपको पता है, वो हर कॉन्फ्लिक्ट के खिलाफ। मॉस्को से आपका मेजबान आदिल शाहजेब, और जिस दौरे का हम इंतजार कर रहे थे, जिस डेलीगेशन का वो पहुंच चुका है, वज़ीर आज़म इमरान खान अपने वफ्द के हमरा मॉस्को में लैंड कर चुके हैं। ये बताएं, इस दौरे को तो बड़ा तारीखी कहा जा रहा है पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप ऐसे जर्नलिस्ट इसको क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इसको, इस दौरे को? ऐसे तो बोला जा रहा है कि ये तो 23 साल के बाद एक पाकिस्तानी रहबर का दौरा है मॉस्को पर। पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर का पहला दौरा है 23 साल के बाद। लेकिन इस दौरे का एक बहुत अहम बात जो है ये है कि यहाँ पर जब इमरान खान आ रहे हैं पाकिस्तान से मॉस्को पर, इधर मॉस्को और गर्ब ममालिक की जो कशीदगी है वो बहुत यूक्रेन की वजह से वो बहुत ओज में है। अपोजिशन किस एंगल से इसको देख रही है? ऑल्दो ये रूस और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी ताल्लुकात की और खलीज कम होने की बातें हो रही हैं, लेकिन वजीर आजम तो इमरान खान है। जी माशाल्लाह, आपने बड़े अच्छे प्रोग्राम किए हैं रूस में बैठ के। तो आप तो ये बात बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि यूक्रेन और रूस का मामला है क्या, और ये भी आप बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं कि जब आप यूक्रेन का नाम लेते हैं तो असल में आप नेटो और वेस्टर्न एलाइज की बात कर रहे होते हैं। तो ये बात तो बड़ी क्लियर है। अब इससे जो खतरा ऑपोजिशन के जहन में आता है बारहा, वो ये है कि जिस तरह की गुफ्तगू इमरान खान साहब करने के आदी हैं, कहीं कोई ऐसी गुफ्तगू ना वो कर दें, चाहे वो अमरीकी वजीर खारजा की, जो उन्होंने कहा था कि जाहिल हैं, उनको समझ नहीं है, उनको तारीख का नहीं पता, उनको सियासत का नहीं पता, कोई ऐसी गुफ्तगू ना फरमा दें। तकरीबन 3 घंटे की अप्रॉक्सीमेटली प्राइम मिनिस्टर खान और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई, और ये मुलाकात जो थी तकरीबन 1 घंटे की पहले तय थी। उसके बाद म्यूचुअली जो डिज़ायर थी उसकी वजह से उसे एक्सटेंड किया गया। अभी तक जो प्रेसिडेंट पुतिन के ऑफिस से जो ऑफिशियल लाइंस हमें मिली हैं, उसके मुताबिक जो बायलैटरल रिलेशंस थे वो डिस्कस हुए। बिल्कुल पीछे रेड स्क्वायर है और उस्ताद लेनिन की ग्रेव भी यहीं पर है, और कॉमरेड हमारे फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, दौरा जिस माहौल में हो रहा है, आपको ज़्यादा पता है यूक्रेन का जो हिसाब किताब है, और इसकी टाइमिंग पे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है, खुसूसन जो कल रात जो कुछ हो चुका है। ओवरशैडो हो गया दौरा? ओवरशैडो
नहीं, इसको तो आप कहेंगे बहुत ज़्यादा जो है वो लाइमलाइट में आ गया है। इस वक्त मैं सेंट पीटरबर्ग के चर्च ऑफ द सेवियर ब्लड इसे कहते हैं, और अगर आप थोड़ा सा इसको दिखा दें, ये बहुत ही तारीखी चर्च है, रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो सन 1883 और 1907 के दरमियान जो है वो बना था। अलेक्जेंडर II जो था, जो यहाँ का बादशाह था, उसे यहाँ पर जो है वो कत्ल किया गया था 1881 में, और चर्च वाज फंडेड बाय रोमानोव इंपीरियल फैमिली इन ऑनर ऑफ अलेक्जेंडर II, जो यहाँ के बादशाह थे। सेंट पीटरबर्ग के बारे में आपको बताऊं कि इसको कल्चरल कैपिटल कहा जाता है रशिया का। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं सेंट पीटरबर्ग के एक ऐसे इलाके में खड़ा हूँ, इसको अप्राक्सीन कहते हैं। ज़रा अगर आप ये दिखा सकें, ये ऐसी मार्केट है जहाँ आपको सस्ती तरीन चीज़ें मिल जाती हैं, जिस तरह पेशावर, इस्लामाबाद, कराची और वहाँ पे ये लोकल मार्केटें होती हैं। और यहाँ मैं इसलिए आया कि ज़रा देखूं कि जो रशिया के लोग हैं इस इलाके के, वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं और इतनी महंगाई में कैसे रहते हैं। तो यहाँ आके मुझे पता चला कि बिल्कुल आपको जो शॉपिंग मॉल में एक चीज़ अगर आपको 100 रुपये में मिलती है, तो यहाँ आपको वो 10 रुपये में मिलती है। तो ये नाज़रीन, अफगानिस्तान के बाद जो रशिया का एक तारीखी सफ़र था वो भी आपने देखा, और वो उसकी बड़ी वजह जो SCO का समिट इख्तिताम पजीर हो, और आइंदा SCO का समिट जो है वो रशिया में होगा। तो वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद एक और सेगमेंट में आपसे मुलाकात हो। आपके पसंदीदा सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब होंगे या मौलाना फजलुर रहमान साहब? ये मैं समझता हूँ कि सदर मुमलिकत जो है एक बड़ा एक इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, और यकीनन बड़ी अहम पोस्ट है, बहुत अहम ये ओहदा है। तो मैं समझता हूँ कि सदर पाकिस्तान के इस ओहदे का तकाजा ये है कि सूबों की जो रिफ्लेक्शन है वो आ रही हो उनकी ज़ात से, उनकी स्टेचर से, उस शख्स की परफॉर्मेंस से, हर लिहाज से। तो ये इट्स लिटिल टू प्रीमेच्योर। जब इंशाल्लाह वक्त आएगा तो हम इंशाल्लाह सब मिलकर मुशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म साहब की इस हुकूमत का मुखालफत शुरू की और पहले दिन से वज़ीर आज़म साहब को सिलेक्टेड का नाम से पुकारा, तो हमारा ये सोच था कि हमने इस गैर जमहूरी सेटअप के ख़िलाफ़ जदोजहद करना है। वो जमहूरी जदोजहद होगा, और हम गैर जमहूरी तरीक़ेकार नहीं अपनाएंगे। हम जमहूरी तरीक़ेकार पे ज़ोर देंगे, और कोशिश यही होगा कि जमहूरी तरीक़ेकार अपना के गैर जमहूरी शख्स का हुकूमत को ख़त्म करे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक यही महसूस हो रहा है कि जमहूरियत जीत रही है और सिलेक्टेड हार रहा है। जो हमारा प्रपोज़ल है, जो हमारा सोच है, वो ये है कि जो ये सारे मसाइल का हल है वो सिर्फ़ एक ऐसे हुकूमत जो अवाम के नुमाइंदे हों, जो साफ शफाफ इलेक्शंस के नतीजे में हो, वो ऐसे माहौल पैदा कर सकते हैं जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हो और जो वो अवाम के मसाइल का हल निकाल सके। इस वक्त हम वो साफ शफाफ इलेक्शंस कैसे कर सकते हैं? जब इमरान खान बज़िद है कि पहले भी दानली से वज़ीर आज़म बना, अब भी वो ऑर्डिनेंस के थ्रू अगर इलेक्शन कमीशन का पर काटना है तो पर काटेंगे, RTS प्लस EVMs की सूरत में लेकर आना है तो लेकर आएंगे, किसी और से बात नहीं करेंगे, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के नाम पर 2023 के इलेक्शंस की धांधली की तैयारी करेंगे। तो हम समझते हैं कि इसका हल ये है कि अदम एतमाद लाया जाए, खान साहब हटाया जाए। आज भी स्पीकर साहब को और सारे PTI को याद दिलवाना चाहूँगा कि जो रवायत आप कायम कर रहे हैं, ये रवायत फिर कल आप पे भी लागू होगा। तो बेहतर ये है कितना अहम मौके पे स्पीकर साहब हुकूमत का कारकुन बन के काम ना करे, वो स्पीकर नेशनल असेंबली बन के काम करे। नवाज शरीफ साहब का कसूर यही था कि नवाज शरीफ साहब एक पॉपुलर लीडर थे, आइन और कानून पर चलने वाले लीडर थे, और उन्होंने उन सबको ये पता था जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट थे, जिन्होंने कुछ बनना था,
किसी को कोई एक्सटेंशन चाहिए थी, उनको पता था कि नवाज शरीफ तो ये नहीं करेगा। बताएं तो सही किसको चाहिए थी? आपको पता है जब नवाज शरीफ साहब कोट लखपत जेल में थे तो एक वफद उनके पास भेजा गया और कहा गया कि खोसा को एक्सटेंशन दे दो, जस्टिस खोसा को। और ये जो आज जस्टिस खोसा छुपे हैं ना अपने घर में, ये आइन और कानून का हाल देख लें। ये उस वक्त एक्सटेंशन मांग रहे थे नवाज शरीफ साहब जो पनामा बेंच में शामिल थे, जस्टिस पनामा बेंच में शामिल थे, वो उसी वक्त जब केस और आप देखें कि मॉरल रेक्टिट्यूड उस वक्त कहाँ था। क्या बातें ये करते होते थे कि सिसिलियन माफिया, गॉडफादर, इनकी औलादें, इनकी फैमिलीज उस कोर्ट में बैठी हुई थी और शादियाने बजा रही थी, नाच गा रही थी कि नवाज शरीफ आज डिस्क्वालीफाई होने आए। इन्हीं के बच्चे, इन्हीं की बीवियां। क्या वाकई नरेंद्र मोदी का सियासी जवाल अब शुरू हो गया इस एपिसोड के बाद आपके ख्याल में? नॉट नरेंद्र बट सरेंडर। तुम जिद तो कर रहे हो, हम क्या तुम्हें सुनाएं, नगमे जो खो गए उनको कहां से लाएं, हालात से इरादे मजबूर हो गए हैं, हालात से इरादे मजबूर हो गए हैं, नजदीक आते आते हम दूर हो गए हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आप हैरान होंगे कि हम आपको लाइव विद आदिल शाहज़ेब के प्रोग्राम के पुराने क्लिप्स आपको रशिया से लेकर अफगानिस्तान तक लेके गए, वो क्यों दिखा रहे हैं। बड़े बड़े इंटरव्यूज़ आपको दिखा रहे हैं जिनमें वज़राए आज़म और प्रेसिडेंट्स और चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ और बिलावल साहब तक सब आपको, मौलाना साहब क्यों दिखा रहे हैं। आपको बताते चलें कि आपसे हमारा जो कलम और स्क्रीन से जुड़ा ये रिश्ता गुज़श्ता 2 दहाइयों से वॉइस ऑफ अमेरिका से शुरू होता हुआ BBC वर्ल्ड सर्विस लंदन पहुंचा और फिर हम न्यूज़ की बड़ी बात से होता हुआ गुज़श्ता 4.5 साल से लाइव विद आदिल शाहज़ेब और डॉन न्यूज़ के ज़रिए ये कायम व दायम रहा। आज लाइव विद आदिल शाहज़ेब का डॉन न्यूज़ के साथ सफ़र इख्तिताम को पहुंच रहा है। लम्हे बदलते हैं, मौसम भी गुजर जाते हैं, लेकिन असल कदर उन यादों और रिश्तों की होती है जो वक्त के सफ़ात पर नक्श हो जाएं। ये लम्हा मेरे लिए ज़ाहिर बात है जज्बाती भी है और काबिल फ़ख्र भी है। आपका एतमाद, आपकी तवज्जो, आपकी मोहब्बत इस सफ़र का सबसे बड़ा सरमाया गुज़श्ता 2 दहाइयों से रहा और अभी भी है। मेरी हमेशा कोशिश रही कि लफ्ज़ ज़िम्मेदारी के साथ अदा हों, ख़बर अमानतदारी से आप तक पहुँचे। डॉन न्यूज़ में जिस तरह मैंने पहले कहा आज हमारा आखिरी शो है, लेकिन लाइव विद आदिल शाहज़ेब का ये सफ़र चिराग से चिराग तक की मानंद इंशाल्लाह नई स्क्रीन पर जलवागर होगा। आज का इख्तिताम दरअसल एक नया आगाज़ है। इस पूरे सफ़र में अपनी टीम जिनके बग़ैर हमारा हर प्रोग्राम नामुकम्मल होता है, बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत से लाइव विद आदिल शाहज़ेब को कामयाबी से हमकिनार किया। आदिल शाहज़ेब को लाइव विद आदिल शाहज़ेब की पूरी टीम समेत फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़ एंड सी यू सून।